लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह तीन की चौथे नंबर की आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। तर्जुमा लगभग इस तरह है कि हमने इंसान को एक बेहतरीन साख़्त पर पैदा किया। बेशक इंसान एक बेहतरीन साख़्त पर पैदा किया गया है और इसमें वो सारी खूबियाँ अल्लाह ताला ने दी है जो इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इसकी गलतियाँ हैं कि जिन गलतियों के समझ एक छोटा-सा वायरस जो इसकी आँखों से दिखता तक नहीं, एक छोटा-सा वायरस जो अपने आप में चल नहीं सकता, एक छोटा-सा वायरस जो अपनी ग़िज़ा भी खुद तलाश नहीं सकता, ऐसे वायरस ने पूरी इंसानियत को डर और के माहौल में डाल रखा है, बीमारी से लिप्त कर दिया है। और ये बीमारी सिर्फ़ एक जिस्मानी बीमारी नहीं है, इस बीमारी ने हमें जिस्मानी बीमारी से निकल कर ज़हनी बीमारी, उससे निकलकर सामाजिक बीमारी और अब तो उससे आगे चलकर मईशत को भी हमारी बीमार कर दिया है। इन सारी बीमारियों की जड़ हकीकत में इंसान के पास खुद है। वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने उसकी उस बेहतरीन साख़्त में दी थी, वो सारी चीज़ें इंसान जो है वो खोता चला जा रहा है और उससे ये दिन-ब-दिन कमज़ोर होता जा रहा है। देखें आज के हालात कि 2 करोड़, पौने 3 करोड़ के आस-पास लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। पौने 9 लाख लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। इन सब के माहौल में एक अजीब ज़हनी कशमकश लोगों के बीच में है। लोग परेशान हाल हैं। आंकड़ों का कहना है कि जितने दिमागी मरीज़ों की तादाद इस पैंडेमिक में बढ़ती जा रही है, लोग इतने परेशान हैं कि खुदकुशी तक कर ले रहे हैं। खुदकुशियाँ मौत का 1.4% का हिस्सा बन गई है। लगभग 8 लाख लोग हर साल खुदकुशी कर रहे हैं। हर 40 सेकंड में एक आदमी खुद आत्महत्या कर रहा है। वो गरीब है, पढ़ा-लिखा है, अमीर है, बहुत सेटल्ड है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये मानसिक बीमारी ने उसे इस हद तक लेकर चले गए हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम लगने लग रही है। और इन सब में अगर हम देखें तो 98% खुदकुशियाँ सिर्फ़ वो लोग कर रहे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से गुज़र रहे हैं। मतलब इंसान अपनी दिमागी सेहत को भी, अपनी सोच को भी खोता चला जा रहा है। और एक चीज़ जो उसके पास अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने कि अल्लाह ताला की इस दी हुई सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानिए। उस सेहत को ना एक्सरसाइज़ के तौर पर सँभाला जा रहा है, ना अपने शेड्यूल को सही करके सँभाला जा रहा है। तो इंशाअल्लाह हम इन सारी चीज़ों पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जॉइन है डॉक्टर इस्माइल शेख साहब। आप एमडी मेडिसिन हैं और बीमारों की इलाज, जिस्मानी इलाज के अलावा आप उनके दिलों को, उनकी सोच को, उनकी मानसिकताओं को भी सदैव करेक्ट करते रहे हैं और एक डॉक्टर के साथ-साथ एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप जमात इस्लामी हिंद सोलापुर के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शादाब मूसा साहब। आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं एक मेडिकल कॉलेज में और साथ ही आप अपने सामाजिक क्षेत्रों में इतने एक्टिव हैं कि आप औरंगाबाद सेंट्रल जमात के अध्यक्ष हैं और अपनी सारी जो वैज्ञानिक उनकी सोच है, उससे न सिर्फ़ रोगियों की बल्कि समाज की सेवा भी कर रहे हैं। हमारे तीसरे मेहमान हमारे साथ लातूर, उदगीर से डॉक्टर ज़ैद हमज़ा साहब हैं। आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, आपका इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपना भरपूर समय समाज के साथ देते हैं। तो आज हमारे साथ न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रखने वाले लोग, बल्कि एक सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग, ऐसे लोग जो समाज से हमदर्दी रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर ज़ैद हमज़ा साहब के पास जाना चाहूँगा और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि सेहत को लेकर लोग कितने फ़िक्रमंद हैं और क्या है जिसने इस सेहत के लिए इतना हमको मेहनत करने पर मजबूर किया है? ये जो टॉपिक है हमारा इस्लाम से रिलेट करता हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम की तमाम इबादतें, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो या हज, ये आप सेहत के बगैर नहीं कर सकते। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो आप खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आप खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे तो बैठकर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो आप 14 घंटे रोज़ा नहीं रख सकते। और
हज तो आपकी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है। तो तमाम इबादतें, और आप ज़कात अदा करते हैं। जब आप सेहतमंद रहेंगे तो साहिब निसाब बनेंगे, मेहनत करेंगे और तभी ज़कात अदा करेंगे। तो बताना का मकसद ये है कि इस्लाम की तमाम इबादतें सेहतमंदी के साथ जुड़ी हुई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरुन नास यनफउन नास, यानी लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। जब आदमी खुद सेहतमंद रहेगा तो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकेगा। तो इस्लाम में सेहत की बहुत अहमियत है, लेकिन ना जाने क्यों लोग सेहत को इतना इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। आमतौर पे देखने में ये आता है कि लोग समाजी और माशी तगोदो के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपनी प्रायोरिटीज तरजीहात तय नहीं करते हैं। तो जी, यही मसला है जो आज हम लोग सेहत के बारे में लापरवाही देखते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर ज़ैद साहब, आपने सही फरमाया। मैं डॉक्टर इस्माइल शेख साहब से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से जिस्मानी सेहत के को लेकर जो हालात हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या कौन से ऐसा सिनेरियो है, कौन-सा ऐसा स्केल है जो आप ज़हनी बीमारी के ताल्लुक से हमें एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी, थैंक यू डॉक्टर अनवर। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए बेसिकली हमें उस सेहत की प्रॉपर डेफिनेशन को समझना जरूरी है जो डब्ल्यूएचओ ने बयान की है। डब्ल्यूएचओ के जी, मुताबिक आप देखिए कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। जी, आमतौर पर जी, हम लोग ये समझते हैं कि किसी इंसान में अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो वो सेहतमंद है। जबकि डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा नहीं है, बल्कि वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग उसमें होनी चाहिए। हम तो स्पिरिचुअल वेलबींग की भी बात करते हैं। जी, आज आप देखिए कि आज हमारी सोसाइटी में ऐसे अफराद की कमी नहीं है जो कोरोना वायरस को वायरस नहीं समझते और कोविड-19 को बीमारी नहीं समझते। मैं समझता जी, हूं कि जी, जी, ये जी, भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नफ्सियाती मसला है। सबसे पहले आपने करंट सिनेरियो की बात की, तो मैं थोड़ा सा आपको करंट सिनेरियो की सैर करवाना चाहूंगा कि इस वक्त क्या है करंट सिनेरियो। सबसे पहले अगर हम इंडिया के तनाजुर में देखें तो नफ्सियाती सेहत और नफ्सियाती मसाइल के स्केल को देखना बहुत जरूरी है ताकि उसकी सीवियरिटी हमारी समझ में आ जाए। अभी 2 दिन कबल इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने वेडनेसडे की रात 10:30 बजे एक ट्वीट किया। वो ट्वीट किया था, एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक 2019 में 90,000 यंग एडल्ट्स ने खुदकशी की, जिसमें फैमिली प्रॉब्लम्स सबसे बड़ा रीजन है। जी, आप जी, जी, पैंडेमिक के रेफरेंस से देखें तो CMIE CEO महेश वैस के मुताबिक 21 मिलियन सैलरीड पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के तनाजुर में आपसे ये बात कह रहा हूं। खुद डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एवरी फोर्थ इंडियन इज डिप्रेस्ड, यानी हर चौथा शख्स इस मुल्क में डिप्रेशन का अच्छा, शिकार है। अच्छा, अच्छा, लैंसेट के मुताबिक इन 2017 197.3 मिलियन पीपल हैड मेंटल इलनेस, in which 45.7 million depressive and 44.9 are anxiety disorders। यानी टोटल अगर हम देखें तो 91 मिलियन पीपल आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स ओनली विथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। डब्ल्यूएचओ ने प्रेडिक्शन दिया था, और ये प्रेडिक्शन उस वक्त का है जब तक कि ये कोरोना वायरस का अभी ये मंजर आम पर नहीं आया था। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि बाय 2020 in 200 millions Indian may have mental illness, यानी 200 मिलियन अफराद बाय 2020 will have mental illness। ये उस वक्त का प्रेडिक्शन है, ये कोरोना वायरस से पहले का है। अब कोरोना वायरस के बाद का आप हाल देखिए। 28 जुलाई 2020 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो ANI के बायलाइन से शायद हुई है। 43% इंडियन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, 43%। ओहो! यानी इस वक्त जो हमारे नाजरीन हैं, मैं तो समझता हूं कि एक मखसूस तबका है, लेकिन अगर हम जनरलाइज्ड वे में अगर उसको जनरलाइज करें तो अगर इस वक्त 1000 अफराद अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो उनमें से इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 430 अफराद डिप्रेशन में हैं या अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में डिप्रेशन का शिकार हुए। इस जिमन में मैं एक हाँ, और किताब का रेफरेंस देना चाहूंगा जो बहुत जी, इंपॉर्टेंट जी, जी, किताब है, अभी सिर्फ 2 दिन कबल मार्केट में आई है। ज्योत्सना मोहन भार्गव की नई किताब है,
ये बेसिकली एनडीटीवी की सहाफी हैं। एनडीटीवी में काफी सालों तक उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद एनडीटीवी को उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में एक किताब पर उन्होंने काम किया है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में वो बहुत जानी मानी सहाफी हैं। उनकी किताब का नाम है स्टोन्ड, शेम्ड, डिप्रेस्ड, एन एक्सप्लोसिव अकाउंट ऑफ द सीक्रेट लाइव्स ऑफ इंडियन टीन्स। ये दरअसल किताब सभी को पढ़नी चाहिए, यानी नफ्सियाती तौर पर इस वक्त हमारे नौजवानों की सूरत हाल क्या है, इस किताब में बयान की गई है। उन्होंने नौजवानों की नफ्सियाती सूरत हाल को बेसिकली 3 टर्मिनोलॉजीज, इस्तिलाहात से डिफाइन किया है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टोन्ड। स्टोन्ड ये टर्मिनोलॉजी आमतौर पर जो ड्रग एडिक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहां पर इस मुसन्निफा ने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, सोशल मीडिया और गेमिंग, इसके लिए इस चीज को इस्तेमाल किया है। यानी इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका स्टोन्ड है, यानी इन तमाम एडिक्शन का शिकार है। नंबर 2 इस्तिलाह का इस्तेमाल उन्होंने किया है शेम्ड, यानी दे आर बैड फीलिंग, गिल्टी, हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज, यानी ये न खुद ये कि अपनी नजर में शर्मिंदा होते हैं बल्कि पूरे माशरे के लिए शर्मिंदगी का बाज बनते हैं। और तीसरी इस्तिलाह का उन्होंने इस्तेमाल किया है डिप्रेस्ड। ये बेसिकली इस वक्त पूरी सोसाइटी का एक तज्जिया है जिसे सिर्फ 3 इस्तिलाहात में बयान किया जा सकता है कि स्टोन्ड, शेम्ड एंड डिप्रेस्ड। और इसके लिए सिर्फ मैं 2 मिसालों की तरफ आपकी नजर को ले जाना चाहूंगा कि पहली मिसाल आप जो है देखिए, दिल्ली का अभी हालिया दिनों का केस था, बॉयज लॉकर रूम केस। ये इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, नाजरीन को सिर्फ मैं याद दहानी करवाना चाहता हूं। और उसके अलावा एक लेटेस्ट केस है जो इस वक्त पूरी गोदी मीडिया ने इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। सभी अफराद इस डिस्कशन में उलझे हुए हैं कि वेदर इट इज सुसाइड और इट इज मर्डर, लेकिन कता नजर इसके कि ये सुसाइड है या मर्डर है, 3 इस्तिलाहात जो ज्योत्सना ने यहाँ पर डिफाइन की हैं, बेसिकली इसमें ड्रग का आपको एंगल मिलेगा, इसमें शेम का एंगल मिलेगा और इसमें डिप्रेशन का एंगल मिलेगा। तो ये है बेसिकली स्केल और ये है बेसिकली करंट सिनेरियो नफ्सियाती मसाइल को लेकर के। जी आपने बहुत तफसीली गुफ्तगू हमारे सामने नफ्सियाती के मसलों की रखी है और खूबी एक ऐसी एकदम नई बात आपने कही है कि जिसमें एकदम नई किताब जो 2 दिन पहले मार्केट में आई उसका एनालिसिस भी आपने हमें रख दिया, तो हमारे दर्शकों के लिए एकदम नई चीज होंगी। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत जिस बात से की, मैं उसे खींचते हुए डॉक्टर शादाब मूसा के पास ले जाना चाहता हूं कि जिन्होंने डॉक्टर साहब ने अपनी शुरुआत में कहा कि नफ्सियाती मसला इस हद तक है कि कई लोग इस बीमारी को भी बीमारी नहीं समझ रहे हैं, और बीमारी को तो बीमारी छोड़िए, इलाज को भी इलाज नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कई स्वास्थ्य संगठन ये ऐलान कर रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और दूसरी तरफ इसका इलाज करवाना जरूरी भी है। तो डॉक्टर शादाब मूसा साहब से मैं इस बात को समझना हूं कि ये इलाज का विरोधाभास, कहीं इलाज नहीं है और कहीं इलाज करवाना जरूरी भी है, आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे एक डॉक्टर के तौर पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमारे पैनलिस्ट और हमारे डॉक्टर अनवार उसको अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आपका जैसा सवाल है डॉक्टर अनवार साहब, यकीनन कुछ बीमारियां जब हम देखते हैं, हर बीमारी का हम ये समझते हैं कि इलाज उस तरह से नहीं होता। जैसे आप देखें कि कोई बैक्टीरिया का आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको एंटीबायोटिक दी गई और आप ठीक हो गए, यहाँ तो इलाज मुतय्यन है। आपको ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में आपको जो है एंटी ब्लड प्रेशर की आपको ड्रग्स दी गई, एंटी हाइपरटेंसिव्स दी गई, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे हम समझेंगे कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो लाइलाज हैं, लेकिन उनका हम इलाज करते हैं। तो इलाज हम क्या करते हैं, हम उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे डेंगू फीवर है, डेंगू के अगेंस्ट में कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई ड्रग नहीं है हमारे पास, लेकिन जब डेंगू एक वायरस है, एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, मच्छर के जरिए फैलती है, लेकिन जब किसी को डेंगू हो जाता है तो हम उसका इलाज करते हैं। तो इलाज इन मानों में हम क्या करते हैं, हम इलाज इन मानों में ये करते हैं कि उसके बॉडी का जो सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको हम जो है एनहांसमेंट देते हैं। तो हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं, सलाइन लगाई जाती है, आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ प्लेटलेट्स दिए जाते हैं, ताकि आपके बॉडी को सपोर्ट किया जाए, सहारा दिया जाए, और सहारा देने के साथ साथ उसको सपोर्ट करके उस शिद्दत से निकाला जाए।
तो यहाँ पर हम जी। देखते हैं कोविड-19 भी उसी कैटेगरी में आता है। आप देखें एचआईवी भी जब आया था तो एचआईवी के अगेंस्ट भी कोई ड्रग नहीं थी, कोई मेडिकेशन नहीं थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट इवॉल्व होता गया और आज हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस हैं कि एक एचआईवी से ग्रस्त आदमी 10 साल से 15 साल तक एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। अभी भी उसका पूरी तरह से इलाज, मुकम्मल तौर पर इलाज मुमकिन नहीं है। उसी तरह से हमारा ये कोविड-19 है। कोविड-19 एक जो चीज हमको समझना जरूरी है, एक नया वायरस है। नए वायरस पैदा होते रहेंगे दुनिया में और एक अहम बात जो हमको इसके जरिए से समझना है, इस वायरस के जरिए से समझना है, वो ये है कि बदलते हुए सिनारियो, जैसे कि अभी हमने देखा अनवर भाई की, हमारे डॉक्टर इस्माइल की गुफ्तगू में, कि आपके एडिक्शंस आपको स्टोन डाउन कर देंगे, आप एक जगह बैठे रहेंगे, आपका मेंटल फ्रेमवर्क, आपकी जहनी कैफियत, आपका डिप्रेशन आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। आपका जो है दिनचर्या जिस तरह से रहेगी, आप मोटरसाइकिल पे जाएंगे, कार में जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, तो आपकी जो एक्टिविटी वाला फेज है, जहां आप एक्टिव होने चाहिए दिन में, ये सारा आपकी इम्यूनिटी को डिप्रेस करेगा। तो जब इस तरह के नए नए वायरसेस आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको झेल नहीं सकेगा। तो एक्चुअल में हम जो कोविड में दे रहे हैं या कोविड में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ट्रीटमेंट बेसिकली उन पास्ट बुनियादी तजुर्बात की बुनियाद पर चल रहा है कि कोविड कोई नया वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस एक बड़ा खानदान है, जैसे पठानों का खानदान होता, खान लोगों का खानदान होता, वैसे कोरोना वायरस भी एक खानदान है। हमको जो कॉमन फ्लू होता है, या हम समझते हैं कि जो नजला आप जिसको बोलते हैं, कोरोना वायरस से होता है, ये आम सी बीमारी है। लेकिन हम देखेंगे कोरोना वायरस ये जो है एनिमल से, या जो आप बोवाइन स्ट्रेन कहते हैं टीबी के, या आप कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन आप कहते हैं, तो एनिमल से जब ये ह्यूमंस में आता है तो इसमें कुछ चीजें नहीं होती, और नई इन मानों में होती हैं कि फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता या इसको उस तरह से डील नहीं कर पाता, और वो कंफ्यूज होकर ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना भी लोग रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहे हैं, लोग साइटोकाइन स्टॉर्म में जा रहे हैं, ये सारी मेडिकल की इस्तिलाह है। ढेर सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ इंजेक्शंस दी जा रही हैं, कुछ ड्रग्स दी जा रही हैं, जैसे रेमडेसिविर है, उसके बाद ओसेल्टामिविर है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन है। ये सारे पास्ट के हमारे वायरसेस को डील करने के और सेम बिरादरी के जो वायरसेस हैं उनको डील करने के जो तजुर्बात हैं, उनको लेकर ये दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है। गो के विरोधाभास लगता है, लेकिन सिर्फ इसमें जो चीज मिसिंग है ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के एतबार से, वो कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या ड्रग नहीं है जो कोरोना वायरस को मार सके। बस इसके अलावा सारा ट्रीटमेंट जो है ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, उसी तरह से जैसे हम डेंगू में देते हैं। ओके, मतलब ओवरऑल ये चीजें जो हम हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो और वो इस बीमारी से खुद ब खुद लड़ सके या उसके लायक हो सके। और आपने अपनी गुफ्तगू में जो बात कही है, वो उसके लिए मैं जैद हमजा साहब से उसमें मार्गदर्शन लेना चाहूंगा कि आपने डॉक्टर शादाब ने कहा कि इस बीमारी को लड़ने के लिए जो एक कमजोर स्थिति दिख रही है कि लोग एक्टिविटी कम कर रहे हैं, लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, लोगों की उससे मानसिकता के साथ साथ उनके शरीर में भी कई चीजें डेवलप हो जा रही है। अब देखिए, अब ये माहौल में तो हम चाहते हैं कि हम फिट रहें, तो फिट रहने के लिए अगर जो एक हमारे पास एक्टिविटी करने के लिए जो एक हमारे पास एक शेड्यूल में जो चीज थी वो हमारा जिम था, अब वो हमारे जिम भी बंद है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज या हम अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जैसा बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि जो अभी इस पेंडेमिक में इस माहौल में सूटेबल हो हमारे लिए और काम करने लायक हो, प्रैक्टिकल भी हो। बहुत अहम सवाल है जो आपने अभी किया है। और हम देखते हैं कि जो कोविड के पेशेंट हैं, इनमें सैचुरेशन की कमी होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो 90 अबव होना चाहिए वो 85, 80 इस तरह से कमी होती है। तो फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट से हम लोग इनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप पूछ रहे हैं, लोग अभी बाहर नहीं जा सक रहे हैं और ज्यादातर घरों में हैं, तो उनके कुछ प्रायोरिटीज जो हैं, उनकी जो डेली जिम नहीं जा सक रहे हैं, बस बाहर तो हम खूब जा रहे हैं, वायरस लेकर भी आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जिम नहीं जा सक रहे। जी जी जी, जिम यानी जिसको डेवलप करने के लिए, बॉडी डेवलप करने के लिए और अपने इसके इम्यून डेवलप करने के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ छोटी सी चीजें करनी है। उनको जो डेली रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर वो चेंजेस लाते हैं तो बहुत फायदा होता है।
जैसे अगर सिंपली हम लोग बोलते हैं कि हर कोई मोबाइल से कनेक्टेड है, तो जी अगर वो मोबाइल पर बात करते हैं 5 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट बात करते हैं, तो एक सिंपल से अपना एक लॉजिक रखें, वॉक व्हेन यू टॉक, यानी जब बात कर ओके रहे हैं आप चलते रहें, तो सिंपल जी से जी आपकी वॉकिंग होती रहेगी। सेकंड फंडा ये है कि आप अगर बॉडी के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो जो होता है बहुत दिनों के बाद जब आप वर्कआउट करने जाएंगे तो आप थक जाएंगे। तो इसको बोला ओके जाता है कि यूज इट और लूज इट। तो जो चीज इस्तेमाल नहीं होती है वो खराब होती है। तो आप अपने डेली शेड्यूल में वार्म अप कीजिए, पीटी कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, और इसके अलावा जो दिन भर हम बैठते हैं वर्कआउट करते हैं घर में 8 घंटे 10 घंटे, तो हम लोग अपने प्रॉपर पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें अच्छा पोस्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, आदमी टायर्ड हो जाता है। जी तो जी जी राइट पोस्चर राइट वे, ये फंडा है, राइट पोस्चर राइट वे। यानी अगर आप दिन भर बैठेंगे, पोस्चर करेक्ट रहेगा एर्गोनॉमिकली, तो आप थकेंगे नहीं। इसी तरह मेडिटेशन अपने लिए लाजमी कर लें, मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको लाजमी कर लें। और सबसे अहम हिस्सा है डाइट का। हम लोग सब एक्सरसाइज अच्छा करते हैं लेकिन डाइट प्लान नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। जी 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 तो हम लोगों का खाना ऐसे होता है जैसा हम ये आखिरी खाना खा रहे हैं, जैसे हमें बताया गया है कि नमाज ऐसी पढ़ी जाए जो आखिरी नमाज है। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डाइट में मैं आपको बताऊं कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी, और नंबर 3 टाइम। यानी आप जो खा रहे हैं वो क्वालिटी है या नहीं, और क्वांटिटी कितनी खाते हैं, और टाइमिंग क्या मेंटेन करते हैं। अगर ये अच्छा चंद चीजों का अगर हम ध्यान देंगे इंशाल्लाह तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, डाइट पर तो हम आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि फिजिकल एंगेजमेंट जो होता है, बॉडी को एंगेज कैसे दिन में रखा जाए ताकि उसकी जो मसल्स हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं, वो अपना प्रॉपर वर्क करते रहें और उसके आदी हो जाए। मैं डॉक्टर इस्माइल से ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से जिस्म को एंगेज रखा जा सकता है, तो अभी लॉकडाउन का पीरियड तो बहरहाल अब खत्म हो चुका, लेकिन फिर भी लोग घरों में रहने को ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। उसके अलावा होम क्वारंटाइन के सेशंस हैं, ऐसी सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों में जो बाहर की सोशल गैदरिंग्स थी, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स थी, जिससे लोग एनर्जी लिया करते थे अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए, जिस्म के साथ साथ अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए। और आपने कहा भी हेल्थ की डेफिनेशन में कि स्पिरिचुअल एनर्जी और उसका स्टेटस बैलेंस रखना भी एक हेल्थ का पार्ट है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी के माहौल में हम कैसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल को सही रखें। जी, आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें कि सोशल मीटिंग्स बंद हैं, सारी चीजें बंद हैं, तो मेंटल कंडीशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? देखिए, इसके लिए सबसे अहम बात ये है कि हम अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। सब बुनियादी अच्छा, मसला ये है कि ठीक है, बहुत सारी चीजें जो सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी या फिर हम एक दूसरे से मिला करते थे फिजिकली, ये सब चीजें अब बहुत हद तक जो है कम हुई थी लॉकडाउन की सूरत हाल में। लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स की सूरत में और ऑनलाइन तो अब सब कुछ अवेलेबल है, इन तमाम की सूरत में हमारे पास बेशुमार चीजें अवेलेबल थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब तक हम ये खुद तय न करें, जब तक हम खुद ये तस्लीम न करें, ये न माने कि मुझे तब्दील होना है, मुझ में कोई कमी है, मुझे वो पूरी करनी चाहिए, हम तब्दील नहीं हो सकते। बेशुमार लेक्चर्स इस पैंडेमिक के दौरान हुए हैं, लेकिन मुझे बताइए तब्दीली कहाँ आई? ये तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही तब्दीली? किसी मुफक्किर ने लिखा था कि ये किसी शायद लोगों मुफक्किर ने को एक ऑनलाइन मिनट, चीजें सूट जी नहीं जी हो रही। जी जी, जी जी मैं आपको ये बता दूं, जी, किसी मुफक्किर ने लिखा था कि इस उम्मत को बेदार करने के लिए अल्लामा इकबाल का बाले जिब्राइल काफी है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा कि बाले जिब्राइल भी हो गई और बेशुमार किताबें भी आ गई, लेकिन ये उम्मत टस से मस नहीं हुई। वजह ये है कि हम ये तस्लीम ही नहीं करते कि हमें तब्दीली की जरूरत है। अगर हम ये तस्लीम करें कि हमें तब्दीली की जरूरत है, तो एक छोटा सा मैसेज भी हमको तब्दील करने के लिए काफी है, बड़े बड़े लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अपने आप को तब्दील करने की जरूरत को हम समझें, अपने आप में तब्दीली लाएं, पॉजिटिव तब्दीली लाएं,
और जो कुछ चीजें पॉजिटिव हमारे सामने आ रही हैं उससे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने सोशल चीजों को बेहतर से बेहतर अंदाज में अपना सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो मौका मिला है हम मुताले के लिए इस्तेमाल करें। जिस तरीके से हमारा एक फिजिकल वजूद है उसी तरीके से हमारा एक रूहानी वजूद भी है, और उसके लिए मुताला गिजा की तरह काम करता है। मुताले को हम अपनी जिंदगी का एक लाजमी जुज़्व बना लें। जिस तरीके से हवा पानी के बगैर हम जी नहीं सकते, हमें प्यास महसूस होती है, हम अगर कुछ देर तक खाना ना खाएं तो वक्त देख करके हम खाना खाते हैं कि अब वक्त हो गया दोपहर का, हमको खाना खाना है, रात में 9 बज गए, रात में हमको खाना खाना है, ये हम टाइम देख करके करते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब हम मुताले को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज़्व बना लेंगे, जब हमें मुताला न करने पर बेचैनी होगी, तब आप देखेंगे कि हम में तब्दीली जरूर आएगी। जिस तरह की बातें आपने की कि तब्दीली हम नहीं ला रहे हैं, हमें तब्दीली आनी चाहिए, नया माहौल है, नए तरीकों से चीजें हो रही है और वो हमें एक्सेप्ट होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजों में एक ट्रेडिशनल सोच हमारी बनी हुई है कि हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो चीजें हमारे दिमाग में उस तरह से नहीं उतरती। जिस तरह से ऑनलाइन चीजों पे इलाज भी है कि भाई ऑनलाइन तरीके से आजकल कंसल्टेशन होने लगा है, वो सारी चीजों से भी। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से पेंडेमिक में डॉक्टर इस्माइल ने कहा कि ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स या सोशल गैदरिंग्स ऑनलाइन और मुताला जिस तरह से हमें हमारे जहन को एंगेज रख सकता है, मैं डॉक्टर शादाब मूसा से समझना चाह रहा हूं कि क्या ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया और इन सारी चीजों ने इलाज के क्षेत्र में भी कुछ हमें तरक्की दी है? क्योंकि हमें इन सारी चीजों का अफवाहों के ताल्लुक से और बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों के ताल्लुक से तो हमने इस पर बहुत कमेंट किया है और कहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन क्या इलाज के क्षेत्र में भी इसने गलत ही रोल प्ले किया है? आप इस पर कुछ रोशनी डालें कि ये कंसल्टेशन, वर्चुअल कंसल्टेशन और ये ऑनलाइन जो चीजें चल रही है इस बीमारी को लेकर भी और इलाजों को लेकर भी, उनमें आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर अनवर। जाहिर है कि जब से हम ये पैंडेमिक पर गुफ्तगू चल रही है 3-4 महीने से, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हमने देखा है कि मेजरली सोशल मीडिया ने या इंटरनेट ने या ये दुनिया ने एक नेगेटिव असर इस पे डाला है। लेकिन एज फार एज जो उसके कुछ थोड़े सही लेकिन जो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। इसको मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाऊं कि एक सिंक नाम की एक कंपनी है जिसने सोशल मीडिया कंजम्पशन या डाटा कंजम्पशन पर या सोशल मीडिया यूज पर ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड और इंडिया में उन्होंने सर्वे किया। तो इसने फाइंड आउट किया कि पूरी दुनिया में 27% इंक्रीज है सोशल मीडिया कंजम्पशन में। और इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि इंडिया में सोशल मीडिया कंजम्पशन की जो इंक्रीज है ये 87% है। 87% राइज इन सोशल मीडिया कंजम्पशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो जाहिर बात है इसने हमारे मानसिकता पर, हमारे इलाज पर, हमारे जिंदगी जीने के कई तरीकों पर बहुत बड़ा असर डाला है। देखिए बहुत सारी चीजें जैसे हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाइना कई बार कंडेम्ड है लेकिन हमको जो चीज समझनी चाहिए, जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, उनका एक शोभा है CSSE, उन्होंने कायम किया और उन्होंने एक डिजिटल डैशबोर्ड जो है तैयार किया। और ये डैशबोर्ड पे जो उन्होंने डाटा लिया है ताकि कोविड पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को पहचान सकें, कुछ ट्रीटमेंट ले सकें, हेल्थ केयर को जो है रुजू कर सकें, तो ये सारा डाटा उनको मिला dyx.cn से। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो चाइना बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये चाइना बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ये कंपनी ने पूरा हेल्थ केयर सेक्टर का, फिजिशियंस का, हेल्थ केयर वर्कर्स का, फार्मासिस्ट का, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस का डाटा एक जगह जमा किया है और ये डाटा जमा करके इन्होंने दुनिया को फराहम किया है ताकि लोगों का ट्रीटमेंट को लेकर, चीजों को जल्दी पहचानने को लेकर, जल्दी तर्ज इलाज की तरफ रुजू करने को लेकर रुझान बढ़े। इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास भी इंडिया में यकीनन कुछ चीजें तो बुरी हुई हैं लेकिन कुछ अच्छी भी चीजें हैं। हम आरोग्य सेतु ऐप देखें तो ये ऐप से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, पेशेंट ट्रैकिंग में हमको फायदा हुआ है। अगर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता तो समझ लीजिए आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को आप ट्रैक कैसे करते। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में इसमें इन्वॉल्व रही,
उन्होंने जो है मोबाइल टावर ट्रेसिंग से लोगों की ट्रेसिंग की है कि ये फला पेशेंट जो पॉजिटिव आया है, उससे जब हिस्ट्री ली गई तो उसने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दी, लेकिन टावर ट्रेसिंग से मालूम हुआ कि यहाँ भी गया था, यहाँ भी गया था, यहाँ भी गया था। इससे जो है डिजीज को कंटेन करने में भी जो है हमको फायदा मिला। इसके अलावा कई ऐसे लोकल लेवल्स पर शहरों में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए जहां पर टेली कंसल्टेशन किया गया। हमारे औरंगाबाद में एक बड़ी टीम है डॉक्टर्स की, हमारे पास जमात के भी डॉक्टर हिमायतुल्लाह खादरी साहब हैं और एसोसिएटेड 40 के अक्रॉस डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खिदमत टीम जो है लॉन्च की, जहाँ पे टेली कंसल्टेशन उन्होंने दिया और ये फिर पूरे महाराष्ट्र में इसका जाल फैला। इसके अलावा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का यूज करते हुए जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे, जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट था, माइल्ड एंड मॉडरेट इन्फेक्शंस थे, इनको डॉक्टर्स ने जो है ट्रीट किया, पेशेंट्स को जो है कंसल्टेशंस दी, पेशेंट को जो है वर्चुअल गाइडेंस दी। तो सोशल मीडिया ने इस मानों में बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी रोल भी प्ले किया है और ये हमको एक मुस्तकबिल की तरफ, हमारे खिदमत खल्क बोलिए या किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो उसके कामों के तरफ जो है ये रुजू भी करता है। इसके साथ साथ जैसा आपके सवाल में एक और जो सवाल था उस पर भी मैं थोड़ा सा टच कर लूं कि देखिए ये जब बीमारी आती है तो लोग हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरह से क्यों लेते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, क्यों दवाखानों से लोगों का ट्रस्ट उठा है, डॉक्टर्स से लोगों का ट्रस्ट उठा है, या आप कहिए डॉक्टर्स के जो है दवाखानों की तोड़फोड़ हुई है। तो देखिए जब भी कोई चीज नहीं होती है उसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़हनी तौर पे या एकेडमिक तौर पर जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके नुकन कॉर्नर से वाकिफ होते हैं। एक आम आदमी हर्ड इम्यूनिटी क्या है इसको समझना उसके लिए बहुत मुश्किल है। हर्ड इम्यूनिटी एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत लूजली यूज किया गया है सोशल मीडिया पर, बहुत लूजली यूज किया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। मैं एक छोटा सा किस्सा, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी मिसाल से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ट्रस्ट उठता है। देखिए कोई नई बात नहीं, और हम देखेंगे कि ट्रस्ट ऐसी ही कम्युनिटीज का उठा है हॉस्पिटल केयर सिस्टम पे जो जनरली रिजेंटमेंट का शिकार रही है या जो परसिक्यूशन का शिकार रही है। आप अमेरिका में देख लें तो ब्लैक्स और हिस्पैनिक इनको मसाइल रहे, आप इंडिया में देख लें तो दलित पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और दीगर ममालिक में भी आप जो है स्टैटिस्टिक्स और डाटा निकाल के देख सकते हैं। तो आप देखें ऐसी कौमें जो परसिक्यूशन का शिकार होती है, जिनके अंदर नेगेटिव रिजेंटमेंट होता है, तो फिर इसको जो है वो शक की नजर से देखती है। ये कोई नई बात नहीं रही। देखिए मैं एक छोटा सा वाकया 1897 का बताता हूँ। 1897 में पूना में जो है प्लेग आया। पूना में जब प्लेग आया तो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे। इस प्लेग में 10 मिलियन डेथ्स हुई, 10 मिलियंस। ये बहुत दूर की बात नहीं है, सिर्फ 100 साल पुरानी बात है। उस दौर में पूना में महाराष्ट्र में बड़े लीडर जो है वो तिलक थे। ब्रिटिश ने एक कमिटी बनाई कमिटी फॉर दी प्लेग कमिटी जिसको कहा जाता था, और प्लेग कमिटी के जो कमिश्नर थे वो मिस्टर रैंड थे। ये बड़ा मशहूर तारीख का वाकया है। इसमें तमाम यूरोपियंस रखे गए, इसमें कोई भी हिंदुस्तानी को जो है ऐड नहीं किया गया। हम ये देखते हैं कि उस दौर में जब लोगों को आइसोलेट किया जाता था, आप देखिए हाउस टू हाउस मिलिट्री सर्च ऑपरेशंस करती थी। जो पेशेंट होता था, पेशेंट की पूरी बिलोंगिंग्स निकाल कर जला दी जाती थी, पेशेंट को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, उसके रिश्तेदारों को निकाल कर क्वारंटाइन कर देते, घर खुला छूट जाता था, चोरियां होती थी, कई मसाइल होते थे। ऐसे मौके पर जब एक फॉरेन ताकत हम पर रूल कर रही, तो ये रिजेंटमेंट इतना बड़ा कि हम ये देखते हैं कि 22 जून को दामोदर चापेकर नाम का एक जो है मिलिटेंट नेशनलिस्ट, इसने रैंड का कत्ल कर दिया। यहाँ तक जो है बात पहुंची। हम तोड़ फोड़ को अगर समझना चाहते हैं, उसकी मानसिकता को समझना चाहते हैं दवाखानों की, उसने कत्ल किया। और फिर हम ये देखते हैं कि तिलक जो पहले इसके प्रो थे, बहुत हेल्प किया उन्होंने, पूना में एक प्लेग हॉस्पिटल जो है कायम किया। फिर गवर्नमेंट ने जो है वर्नाक्युलर जो देशी प्रेस थी उस पर जो है बहुत अपना शिकंजा कसा, और उसके बाद तिलक पर जो है फेमस सिडिशन या राजद्रोह का केस उन्होंने चलाया। उसके पीछे ये सारी बुनियाद थी। तो आज हम देखते हैं पैंडेमिक का भी इस्तेमाल कई जगह पर कई एतबार से होता है, और कई इसके सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं। चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मारा जाना लीजिए, या आईसीयू में पेशेंट जिस तरह से मैनेज होता है, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती है, तो पेशेंट सामान्य सी बात है। जी रिलेटिव्स को
सारी सही होती कहा है। इस आपने। वजह से हम ये देखते हैं कि ये मसाइल जो हैं इस बीमारी को लेकर ये तो एक सामान्य सी बात है कि इस प्रकार की कुप्रवृत्ति यानी डॉक्टर्स पर हाथ उठाना और ये सारी चीजें, ये न कभी सराही गई है और न कभी इसको सपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर्स और समझने वाले जो इस बीमारी को समझते हैं वो अपना रोल बराबर प्ले कर रहे हैं। और आप दोनों की गुफ्तगू से, डॉक्टर इस्माइल साहब की और आपकी गुफ्तगू से ये बात साफ सामने आ रही है कि वर्चुअल चीजें, ऑनलाइन चीजों से हमको सीखना चाहिए और हमको उसको सपोर्ट भी मिला है, इलाज के सिस्टम को भी सपोर्ट मिला है और उससे वो चीजों का हुआ है। लेकिन एक डॉक्टर ज़ैद हमजा साहब के लिए एक बहुत पेचीदा सवाल है मेरे पास कि ये जहां पूरी दुनिया इस ऑनलाइन सिस्टम से बहुत फायदा उठा रही है, वहीं हम फैमिली मेंबर्स को ये डर है कि हमारे बच्चे उससे नुकसान में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब वो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, अब वो अपने घरों में हैं। तो उनके लिए ये हम सब तो उस चीजों से सीख लेंगे, लैपटॉप से और मोबाइल से कुछ चीजों को, लेकिन हमारे बच्चे तो उनसे सीख नहीं पाएंगे। अब उसमें स्कूल्स भी बंद है। तो साहब कैसा करें, इनको हम कैसा एंगेज करें और इन बच्चों को इस मोबाइल की लत से कैसे दूर रखते हुए भी हम एंगेज कर सके और उनके दिन अच्छे से कट सके। ये प्लीज आप एक बहुत पेचीदा सवाल का आप हमें जवाब दीजिए। ये बहुत अहम सवाल है जो आपने अभी रखा है। अभी कुछ रोज पहले की बात है कि एक 8 से 10 साल का लड़का मेरे क्लिनिक आया था जी और उस 8 से 10 साल के लड़के को प्रॉब्लम क्या है आप जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उसको नेक पेन था, गर्दन में दर्द। तो मैं पूछा कि वो क्या करता है, तो उसकी मैं घर में मोबाइल वगैरह यूज करता है। तो उसकी मॉम बोली कि दिन में 8-10 घंटे उसके हाथ में मोबाइल रहता है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये समाज में आज मोबाइल की लत कितनी हो गई। 8-10 साल के लड़के जो हैं मोबाइल में बैठे हैं और ये सारे माशरे का हाल है। तो इससे छोड़ने के लिए बहुत आसान चीज है जो डॉक्टर इस्माइल साहब ने बताई है कि हम मुताल्ले की आदत डालें। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स खुद बच्चों के सामने मोबाइल देखते बैठते हैं, टीवी देखते बैठते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं कि तुम पढ़ते बैठो। तो ये तो नामुमकिन सी बात है। जी 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 और दूसरी अहम बात यह है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को जैसा मुताल्ले के लिए बता रहे थे डॉक्टर इस्माइल साहब, किसी को वो नहीं करना पड़ता है, स्टिमुलेट करना नहीं पड़ता, ये बाय नेचर होता है। आदमी जो छोटे बच्चे होते हैं रूम में सबसे अट्रैक्टिव चीज जो होती है उसकी तरफ लपकते हैं। तो जब मोबाइल अगर नहीं रहेगा तो वो बाप की तरफ लपकेंगे, माँ की तरफ लपकेंगे। तो घर में टीवी आ गया तो वो टीवी की तरफ लपक गए। फिर टीवी से आसान उनके गोद में मोबाइल आ गया तो मोबाइल की तरफ लपक गए। तो सिंपल चीज है कि जो अट्रैक्टिव चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं बच्चों को, आप उनसे रिमूव करते जाइए और खुद भी रिमूव होइए। तो कैसे ये रिमूव चीज करें, उनको कैसे दूर करें, कैसे एंगेज करें उनको फिर किसी ब, और चीज ब, में, वो अपनी फिजिकल बहुत एक्टिविटी कैसे करें। बहुत सिंपल चीज है। बच्चों के साथ आप अपना वक्त बिताएं, उनके साथ आप घोड़ा अच्छा बनकर खेलें, उनके साथ बैट बॉल खेलें, उनके साथ जंपिंग करें, उनके साथ लंगड़ी खेलें, उनके साथ रस्सी खेलें, झूला झूलें, स्कीपिंग करें। तो ये सब एक्टिविटीज हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। जबकि हम लोग पहले देखते हैं झाड़ों को लोग झूला बनते थे और खेलते रहते थे, बच्चे दिन भर झाड़ों के नीचे रहते थे। तो इसको एक्टिविटीज को आप कैसे स्किप करना है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं घर में देखता हूँ कि जी जहाँ पे जी दादा दादी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ बच्चे बराबर मोबाइल वगैरह से दूर हैं। लेकिन जिन घरों में मोबाइल के एडिक्शन बड़ों में है वहां पर बच्चों में भी है। तो ये वाइस वर्सा है, यानी बड़ों का एक्सरे रिपोर्ट बच्चों के थ्रू हम देख सकते हैं। जी जी। तो जिस जी तरह से डॉक्टर जैद साहब कह रहे हैं, डॉक्टर इस्माइल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चीजें होती ये फिजिकली बच्चों को एंगेज रखती हैं और बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए उनको मेंटली एंगेज रखना भी जरूरी है। तो ऐसी कौन सी तदाबीरें हैं जो फैमिली में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं और फैमिली में एक दूसरे से कनेक्ट करके उनके जहनी सिस्टम को मजबूत करती हैं और उन्हें अकेलेपन के एहसास से दूर रखती हैं। क्योंकि फिजिकल एंगेजमेंट बच्चों का, और फिर अब हमारे पास शायद अब खुशकिस्मती से इतना वक्त है कि हम फैमिली को ज्यादा वक्त दे सकते हैं। तो हमने अपने इस शेड्यूल को कैसा रंग देना चाहिए और कौन सी मानसिकता हमने एक दूसरे के अंदर शेयर करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि ये बात भी हमको जानना ज़रूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर जो मानसिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है और आखिर उन तमाम चीज़ों से किस तरीके से हम निपट सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए
कि जिस एरा में हम जी रहे हैं, जियाउद्दीन सरदार ने लिखा है कि हम पोस्ट नॉर्मल एरा में जी रहे हैं, जिसकी 3 बुनियादी खुसूसियात हैं। नंबर 1 कॉन्ट्रडिक्शंस, नंबर 2 कियोस और नंबर 3 कॉम्प्लेक्सिटी। आलमी पैमाने पर आप देखिए कि 2 से 2.5 अरब इंसान सिरे से खुदा को मानते ही नहीं है, और मजीद 2 से 2.5 अरब इंसान जो है खुदा के उन्होंने शरीक ईजाद कर रखे हैं। 1 अरब 80 करोड़ के तकरीबन मुसलमान हैं जो खुदा को मानते हैं, लेकिन उनके नजदीक खुदा जो है महज एक कंसेप्ट के तौर पर है, फंक्शनल रियलिटी की हैसियत नहीं रखता। और नंबर 3 ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न मोहब्बत है न इत्तबा है। तो ये जो बुनियादी 3 सहारे थे, यानी खुदा, रसूल और फिर उसके बाद जो हमारे बुनियादी रिश्ते हैं, ये जो ताल्लुक इनसे खत्म होता जा रहा है, ये बहुत बड़ी वजह है इन तमाम मसाइल की, और इसी में जो है जवाब भी छिपा हुआ है। दूसरा नुक्ता ये है कि हमारा माशरा इस वक्त स्प्लिट पर्सनैलिटी केस यानी 2 नीम शख्सियत का हामिल है। यानी राहत इंदौरी ने एक मिसरा कहा था कि सफेद पोश उठे और काएं काएं करने लगे। यही इस वक्त हमारी सोसाइटी का मामला है। अमन आलम और इस्लाम आपने किताब पढ़ी होगी, सैयद कुतुब ने लिखी है। उसमें उन्होंने जो पीस, आलमी लेवल पर जो पीस का कयाम और अमन के कयाम की हम बात करते हैं, उसके जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, तो सबसे जो पहला स्टेप है वो फर्द के दिल में अमन है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो मियाँ और बीवी के दरमियान अमन है। आप मुझे बताइएगा कि रोजाना सुबह से लेकर के शाम तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पर जो इसके फारगीन हैं वो शादीशुदा जिंदगी के मुतालिक क्या बात कहते हैं कि वो खाना बर्बादी है, वो बीवी के मुतालिक क्या इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं कि वो परेशानी है, और अगर बहुत ही ज्यादा कोई अच्छा आदमी सो कॉल्ड रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी को प्यारी परेशानी जी कहता है। तो ये हकीकत है। मुझे बताइए कि आज कितने ऐसे शोहर और बीवी हैं जो एक दूसरे के लिए ये शेर कह सकें। डॉक्टर अनवर साहब, आपको भी ये शेर पता होगा, एक बार फिर सुन लीजिए। खुर्शीद नबी अब्बासी का शेर है कि सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ये महज एक शेर नहीं है, बल्कि नफ्सियाती सेहत की अलामत है। यहाँ मैं फ्राइड की एक आपको मिसाल देना चाहूंगा। फ्राइड एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट्स में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो केस स्टडीज हैं काफी इंटरेस्टिंग है। एक केस स्टडी जिसे फारूकी साहब भी बार बार शेयर किया करते हैं, एक मर्तबा एक पेशेंट फ्राइड के पास आया, उसने कहा कि मेरे लिए पूरी दुनिया उजाड़ है, इस पूरी दुनिया में कोई नज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। फ्राइड ने उसका इलाज किया। सेकंड फॉलोअप में उससे पूछा गया, उसने कहा कि मेरे पूरे मुल्क में कोई नज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, पूरा मुल्क उजाड़ है। फिर ट्रीटमेंट किया गया। नेक्स्ट फॉलोअप में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा शहर वीरान है, इसमें कोई नज्म नहीं है। फ्राइड परेशान हो गया कि भाई आखिर मसला क्या है। उसने जब तहकीकात की तो पता चला कि उस शख्स के अपने बीवी के साथ ताल्लुकात खराब हैं, यानी गोया बीवी के साथ ताल्लुकात का खराब होना पूरी दुनिया की उजाड़ हो जाने के मुतालिक है। दूसरी बात ये कि आप देखिए अली बाबा 40 चोर की कहानी में जो हैसियत खुलजा सिमसिम की है, आज वही हमारे माशरे में दौलत की है। अगला नुक्ता है और बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आप भी अभी इशारा कर रहे थे कि हमने स्कूल में उस्ताद को ढूंढा, नहीं मिला, हमने कॉलेज में तलाश किया, उस्ताद को नहीं मिला, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर उस्ताद को तलाश किया, वो नहीं मिला। पहले उस्ताद कमियाब था, लेकिन आज तो उस्ताद नायाब है। ये जो मसला है कोई मामूली मसला नहीं है, यानी माशरे में जो रोल मॉडल्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। आज हम ये समझते हैं कि हमारे माशरे से पोलियो खत्म होता जा रहा है, लेकिन मुझे बताइए हमारा अखलाकी वजूद, हमारा रूहानी वजूद, हमारा तहजीबी वजूद, तारीखी वजूद, इल्मी वजूद, यहाँ तक कि हमारा तख्लीकी वजूद, ये सब पोलियो का शिकार है। इस एतबार से हमारी जो नस्लें परवान चढ़ रही हैं वो न सिर्फ ये कि वो उदास नस्लें हैं, एक नॉवेल आया था उदास नस्लें, काफी मशहूर हुआ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये माजूर नस्लें बनने का अमल है। जो शख्स न खुदा का दोस्त हो न वो इंसानों का दोस्त हो, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्निकल चीजों का दोस्त हो, वो मुझे बताइए कि वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार नहीं होगा, वो खुदकशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। 10 अगस्त 2020 आउटलुक ने एक कवर स्टोरी की थी, द न्यू कॉन्टेजियन। अभी जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि जिस तरीके से बच्चों में बड़ी तेजी के साथ में ये चीजें फैलती जा रही हैं, तो आउटलुक ने कवर स्टोरी की थी 10 अगस्त 2020 की, ऑनलाइन गेमिंग इज द लेटेस्ट क्रेज इन
लॉकडाउन हिट इंडिया, यानी इस वक्त पूरे लॉकडाउन हिट इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेज अगर कुछ है नौजवानों के नजदीक तो वो ऑनलाइन गेमिंग है, जिसे आउटलुक ने दी न्यू कॉन्टेजियन का उन्वान दिया। सितंबर 16, 2019 में आउटलुक ही ने एक कवर स्टोरी की थी जिसका उन्वान था डिजिटल डिसऑर्डर्स, जो खास तौर पर डॉक्टर जैद हमजा हैं उनके पास जो पेशेंट्स आया करते हैं वो डिजिटल डिसऑर्डर्स मैक्सिमम है। पहले आप देखिए नेक पेन के पेशेंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट, नेक जो टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो, अब ये जो पेशेंट्स थे ये पेशेंट्स बहुत कम थे, लेकिन आज इनकी तादाद बहुत तेजी के साथ में बढ़ती जा रही है। वजह है डिजिटल डिसऑर्डर। जी जी जी, तो आपने बेसिक चीजें कही है, उसमें तो खास यही है कि घर का माहौल जो है वो खुशनुमा हो, मोहब्बत वाला हो। और जो आपने शेर कोट किया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं घर अंदर जाकर वो शेर बोल सकूं, इतनी जुर्रत मैं अपने अंदर लाने की कोशिश करूंगा। तो इससे जब घर का माहौल मोहब्बती होता है और वो सारी चीजें होते हैं तो बेशक वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर डेवलप होती है और हमें जो है अपने आप में, अपने जिस्म में, अपने दिल में मजबूती मिलती है। लेकिन एक बात, इस पॉजिटिविटी के साथ में जो एक्सिस पॉजिटिविटी हो जाती है, तो एक बात जो देखने मिल रही है, एक समाज का बड़ा तबका इलाज के बारे में ये सोचने लगा है कि साहब इलाज तो है नहीं, और फिर इलाज जो करवाना है सपोर्टिव करवाना है, और हमारा विश्वास तो ऊपर वाले पर है कि बीमारी भी ऊपर वाले ने दी है और इलाज भी ऊपर वाला ही करेगा। तो जहां तक इलाज था तो वहां साइंटिफिक दृष्टिकोण से या एक समझदार आदमी ये भी सोचता था कि इलाज करवा लें। अब इस जो असमंजस में एक बड़ा समाज फंसा हुआ है कि अल्लाह की दी हुई बीमारी है या ईश्वर ने दिया है और वो वही उससे निजात दिलाएगा, तो हमें इलाज की क्या आवश्यकता है। इस जहनी कशमकश को जो इलाज से जुड़ी हुई है, डॉक्टर शादाब मूसा साहब, आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे कि ये कशमकश से हम कैसे निकलें? जी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, ये जो सवाल आपने पूछा है ये पेचीदा भी है और ये हमारे अकीदे का जो तसव्वुर क़दर है उससे इसका ताल्लुक़ है। बहरहाल मैं थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं अपना डिस्कशन मेडिकल ट्रीटमेंट पर रखूँगा। लेकिन बुनियादी चीज़ जो हमको समझना है वो ये है कि जिस तरह से अल्लाह ने किसी बीमारी को अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने शिफा भी पैदा की। और अल्लाह ताला ने जो कुछ बुनियादी उसूल हमारे शरीयत के हैं, वो शरीयत के बुनियादी उसूल ये कहते हैं कि आप जाने बूझे अपने आप को मुश्किल हालात में न डालें, अपने आप को जो है ऐसे हालात में न डालें कि जहां आपका जिस्म, आपका ईमान, आपकी जान, आपका मॉरल, आपका एथिकल तमाम तसव्वुर एट स्टेक आ जाए। तो इस तरह का ये जो तसव्वुर है कि अल्लाह की दी हुई बीमारी है और बस हम चलेंगे, इलाज नहीं करेंगे, तो वो इलाज भी अल्लाह ही का दिया हुआ है। इसकी मिसाल उन दो हदीसों से भी आसानी से मिल सकती है कि जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अपना ऊंट की रस्सी बांध लो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। तो मसला असल में ये है कि हम ये अल्लाह पर तवक्कल ये नहीं कर सकते कि भाई अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को ऊंट को अगर गुम जाना अल्लाह ने तय कर रखा है, वो कदर है तो ऊंट गुम जाएगा, नहीं गुमना है तो वो रहेगा। तो जिस 30 की तरफ अल्लाह के रसूल की पूरी 23 साला सीरत हमको दावत देती है वो ये है कि ये दुनिया असल में दारुल असबाब है और आपको दारुल असबाब को बरतते हुए ही दारुल असबाब से नताइज ढूंढने। अल्लाह ने जो उलूम दिए हैं अपार्ट फ्रॉम थियोलॉजिकल इल्म, ये जो उलूम अल्लाह ने इंसानों पर नाजिल किया है, चाहे तिब्बी उलूम हो, साइकोलॉजिकल उलूम हो या आप ले केमिस्ट्री का इल्म हो, ये तमाम अल्लाह के दिए हुए इल्म है जो अल्लाह ने इंसानों के नफ़े के लिए तमाम इंसानों में यकसा इसको तकसीम किया है। तो अगर इसको लेकर हमारा रवैया इसके तई ऐसा हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं शरीयत की जो रूह है, हमारी दीन की जो रूह है, उसको मिस कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे हजरत उमर के दौर में जब हुआ था ताउन अल अमवास जब आया था और अब गालिबन जो है अबू उबैदा बिन जर्राह जो है वहाँ फलस्तीन में थे और जब हजरत उमर वहां से लौटने लगे आपको वो हदीस कोट की गई कि जो जहाँ है वहां रहे। तो हजरत अबू उबैदा ने जो है आपको कहा कि अल्लाह के कदर से मुंह मोड़कर आप जा रहे हैं। तो हजरत उमर का जो जवाब है वो हमारे लिए बहुत कीमती जवाब है। आपने कहा कि मैं अल्लाह के कदर से हट कर, मतलब अल्लाह के कदर से मुंह मोड़कर अल्लाह के कदर ही की तरफ जा रहा हूँ।
तो अल्लाह ने हमारी जी, जी। तकदीर में क्या लिखा है वो तो अल्लाह ताला तय करेगा। अगर अल्लाह ने इस बीमारी से मौत हमारे तकदीर में लिखी है, शहादत का दर्जा उसको लिखा है, तो हम तर्ज इलाज करें, हम इलाज करें और इलाज के बाद भी जो हम हमारा जो इंतकाल होगा या हमारे खुद तकदीर में अगर मौत है तो वो आ जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि आप जाने बूझे जो है अपनी सेहत को, अपनी जान को, अपनी माल को जो है नुकसान में डालें, क्योंकि ये एक जी, जी। आजमाइश होती है और हमारा दीन जो है इस तरह के रवैये से हमको बचने की ताकीद करता है। जी, थैंक यू डॉक्टर शादाब साहब। मैं अब इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वो हमें टेक अवे मैसेजेस जो है थोड़ा-सा क्या हो सकते हैं हमारे के लिए, आप 1-2 मिनट में आप अपनी गुफ्तगू को हमारे लिए समराइज़ करें। जैसा कि डॉक्टर इस्माइल साहब से मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे प्रैक्टिकल ज़हनी फॉर्मूले हैं जो अभी हमें इस माहौल पे अपने लिए सिदोरी समझकर अपने पास रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम सॉल्यूशंस पे बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। ताज़ा हिकमत कुरान में डॉक्टर अबसार अहमद ने एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि खुदा शनास तहजीब की बाजियाफ्त। मैं समझता हूं कि ये बहुत बुनियादी कंसेप्ट है जो पूरी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि खुदा शनास तहजीब की बाजियाफ्त, कि हमारी सोसाइटी खुदा बेस्ड सोसाइटी, गॉड बेस्ड सोसाइटी हो। नंबर 2, इंसान के जो सबसे बुनियादी सहारे होते हैं उनको हमें फिर से मजबूत बनाना होगा, जिसमें सबसे बुनियादी सहारा खुदा और उस पर ईमान है। नंबर 2, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे बड़ा रूहानी, नफ्सियाती और जज्बाती सहारा है, और मोहब्बत का तकाजा है इत्तबा, यानी उनको फॉलो करना। और नंबर 3 है बुनियादी रिश्ते। जिन रिश्तों को जोड़ने की बात कही गई है उन रिश्तों को जोड़ें, रिश्ते मोहब्बत के हों, जरूरत के ना हों। आपने अल्लामा इकबाल का एक शेर अलग पस मंजर में आज तक सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा, लेकिन आज मैं उसी शेर को अपने टेक अवे मैसेज के तौर पर पूरी इस वक्त नाजरीन को देना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। यानी यकीन अल्लाह पर और अल्लाह के हवाले से हर उस चीज पर ईमान जिस पर ईमान लाने के लिए और यकीन करने के लिए कहा गया। अब जिस पर ईमान और यकीन होगा, जाहिर सी बात है लाजमी तकाजा होगा कि पहम और लगातार अमल भी उस चीज पर किया जाए। और फिर नफरत भरी इस दुनिया में आइए हम मोहब्बत की फिजा को आम करें, मोहब्बतें दुनिया में बांटें। जाहिर सी बात है हम मोहब्बत देंगे तो हमें रिटर्न में भी मोहब्बत मिलेगी। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगा, फारूकी साहब का एक शेर है जो उन्होंने अपने कॉलेज के जमाने में कहा था कि सुना यही है कि मेरा भी एक मसरफ है, सुना यही है कि मेरा भी एक मसरफ है, मैं ख्वाब देखता हूं और सवाल करता हूं। मेरे अजीजों, मेरे नाजरीन, गरीब वो नहीं है, मुफलिस वो नहीं है जो जिसके पास पैसा नहीं है, मुफलिस वो नहीं है जो बदहाल है, बल्कि सबसे बड़ा मुफलिस तो वो है जिसके पास कोई ख्वाब नहीं है। अगर आपके पास ख्वाब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन ही आपकी जिंदगी का सबसे अहम चीज होगी, डिप्रेशन में आप जाएंगे। लेकिन अगर आपने ख्वाब देखना सीख लिया और अगर आपने सवाल करना सीख लिया तो याद रखिए, और आज ये हम ऐलान करें कि मैं ख्वाब देखता हूं और सवाल करता हूं। जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर इस्माइल शेख साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात करने के लिए। मैं डॉक्टर ज़ैद हमसा के पास आना चाहूँगा कि आप हमें अपनी सारी गुफ्तगू का एक समराइज़ मैसेज दें कि हमें कैसे अपने आप को अभी फिज़िकली एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और मज़बूत रखना है। जी, डॉक्टर ज़ैद हमसा साहब। जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक चीज़ में जो मुशाहिदे में आती है कि जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तो देखने में आता है कि उनके घुटनों में दर्द, कमर दर्द होता है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इसकी वजह क्या है, कि आप वर्कआउट नहीं करते, तो वो बताए कि जब तक जॉब थी, जब तक वो लोग ऑन ड्यूटी थे, तब तक सेहतमंद थे, लेकिन रिटायर्ड होने के 6 महीने बाद वो बीमार होना शुरू हो गए। तो बताना ये मकसूद है कि आदमी जब तक वर्किंग करता है, कीप मूविंग, तो आदमी जब तक मूवमेंट में होता है तब तक सेहतमंद होता है। रिटायर्ड होने के बाद आदमी को ये लगता है कि मेरा काम हो गया है, अब घर बैठना है, पढ़ना है, लिखना है, तो आदमी फिजिकल की तरफ, जिस्मानी मेहनत की तरफ ध्यान छोड़ देता है। दूसरी अहम चीज हमें क्या करना है, टेक अवे के तौर पे मैं दूंगा कि नबवी नुस्खा जो है, यानी खाने में हम एहतियात करें। डाइट में हम लोगों का मामला ये है कि आज मोटापा जो है उसे बीमारी ही नहीं समझा जाता। जिस तरह से
शराब बुराइयों की जड़ है, उसी तरह मोटापा बीमारियों की जड़ है। लेकिन आज मोटापे को बीमारी ही नहीं समझाता, हर दूसरा तीसरा फर्द मोटा होता है। और तीसरी अहम चीज, मॉर्निंग वॉक को अपना शेड्यूल बनाएं। यानी आप दिन भर दूसरे एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आधा एक घंटा आप अपने मॉर्निंग वॉक के लिए दें। और चौथी अहम चीज, आमतौर पे आज मोबाइल की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो गया है कि लोग लेट नाइट तक जागते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक। तो और फिर बाद में नुस्खे पूछते हैं कि सुबह उठने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं सिंपल से ये बोलूंगा, सुबह उठने के लिए आपको जल्दी सोना चाहिए। अगर आप जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठते हैं। और आखिरी बात, हम जब बातें करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो हम अपनी फैमिलीज के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हम लोग खुद मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, हम लोग खुद एक्सरसाइज करें। जब हम जी जी एक्सरसाइज जी कर रहे हैं तो सही, हमारे बच्चों को साथ में उठाएं। तो हम एग्जैक्टली। लोग इस चीज में अगर एक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, डॉक्टर जज़ाकल्लाह डॉक्टर ज़ैद साहब। मतलब बहुत सही। अपने आप को ढालिए और अपने आप को सुधारिए और अपने उम्मीद कीजिए कि इसके साथ आपकी फैमिली भी सुधरेंगी। डॉक्टर शादाब मूसा साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि अभी जो पैंडेमिक है इसमें हमारे डाइट पर ये चीज़ें कैसे हो, और जिस वैक्सीन का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उसका क्या मामला होगा? क्योंकि असल में हमें ऐसा लग रहा है कि वही एक ऐसा अस्त्र है जो हमें बीमारियों से बचा सकेगा। और आपके पास तो सवाल, हमारे पास तो आपके लिए सवालों की भरमार है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हर घर में दवाखाना बना हुआ है, हर घर नीम हकीम खतरे जान भी है। तो ऐसे माहौल में आप हमारे लिए क्या एडवाइस करेंगे, जहां पर टेस्ट की धूम मची है, इलाज गुम है और हर घर दवाखाना है? तो आप हमारे लिए ऐसी कौन सी चीजें एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि हम इसे ये करें, इन किन मिथ्स से दूर रहें, और कब तक हम वैक्सीन का इंतजार करते हैं? जी, तो आखिर में मैं चीज़ों को जो है कंक्लूड करूँगा। उसमें के 2-3 चीज़ों पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे कि हमारे इस्माइल भाई की गुफ्तगू से शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि भई सिगमंड फ्रॉइड जो है, उसके कॉन्सेप्ट हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी को लेकर। उसी का भतीजा है, जिसने जो है मास साइकोलॉजी पर फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट को लिया और मास सोशल साइकोलॉजी पर उसने प्रिंसिपल्स बनाए। उसका नाम एडवर्ड बर्नेज है। और हम देखते हैं कि आज का ये जो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है बोलिए, या आप सोशल डिजिटल मीडिया जो आपको एक ज़हनी जो है विंडो में लेकर जाता है, ये पूरे उसी कॉन्सेप्ट पर जो है बेस्ड है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या जो हमारा लाइफस्टाइल जो बना है तमाम चीज़ों को लेकर, इसकी वजह से क्या मसाइल दरपेश हैं। देखिए डॉक्टर डेविड टायरल ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, कोल्ड वॉर द फाइट अगेंस्ट कॉमन कोल्ड। इसमें वो ये बताते हैं कि सदियों से जो कोल्ड वायरस से हमारी फाइट है उसका एंड रिजल्ट जो है कैसे है। हम ये देखते हैं, देखिए कि जिस तरह से आप कहें कि ये कोल्ड वायरस जो है ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता जा रहा है, और इसके इवोल्यूशन की वजह क्या है, इसके अपने आप के रूप बदलने की वजह क्या है। उसमें एनवायरनमेंट है, उसमें डाइट है, उसमें हमारे एनवायरनमेंट के चेंजेस है, क्लाइमेट चेंज है। तो जिस तरह से एक कॉमन कोल्ड, आम सा नजले का वायरस, वो अब ये डर है कि ये वायरस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसका एक बहुत भयानक रूप जो है ये नई शक्ल में आएगा। ये इसको इसी तरह से आसान, क्योंकि व्यूअर्स के लिए बनाने के लिए, देखिए शेतकरी जो होते हैं अपने उनके पास अलग अलग गायों की ब्रीड होती है। कोई जो है शाहीवाल होता है, रेंडा हम कहते हैं उसको, आप कहें खिल्लार होती है, गौरान ब्रीड होती है। और अब इन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड थी जर्सी, उससे उसकी क्रॉसिंग उन्होंने शुरू की। क्रॉसिंग के नतीजे में उनको बहुत मेहनत करने वाला जानवर तो मिल गया, लेकिन धीरे धीरे अब ये खतरा है कि जो गौरान ब्रीड है वो खत्म हो जाएगी, अब वो बचेगी नहीं। उसी तरह से ये वायरस का मसला है। ये जो पुराना कॉमन कोल्ड का ये जो कोल्ड वायरस है, अब ये खतरा है कि ये हमेशा के लिए माइल्ड वर्जन खत्म हो जाएगा और अब ये ट्रांसफॉर्म रौद्र रूप जो है ये बाकी रहेंगे। देखिए इसमें कई मिथक हैं कि भाई इसी से जुड़ा हुआ ये है कि एक बार आपको वायरस हो गया, आप कोविड से जो है निकल गए, तो अब आपको कोविड नहीं होगा। इसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए कि ये आरएनए वायरस है और ये आरएनए वायरस अपने रूप बदलते रहते हैं, इसीलिए इसका वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि एचआईवी इतने दिनों से है, वो एक आरएनए वायरस है, लेकिन एचआईवी की कोई वैक्सीन हम बना नहीं पाए हैं। उसकी वजह ही यही है कि आज जो वायरस डोमिनेंट है, आप उसके अगेंस्ट में आप वैक्सीन बना भी लें तो 1 साल के बाद वो अपना पूरा रूप बदल देता है, या 2 महीने के बाद वो अपना पूरा रूप बदल देता है।
इसीलिए फिर उसके लिए वो वैक्सीन उसके अगेंस्ट में काम नहीं करती है। कई लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से हम निमोनिया की जो वैक्सीन है हमारी, हम हज के लिए जब जाते हैं लोग इससे रिलेट करेंगे, तो आप निमोनिया की वैक्सीन लेते हैं जिसमें न्यूमोकोकल और एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। लोग समझते हैं ये वैक्सीन ले लेंगे तो शायद हम कोविड से बच जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। देखिए ऐसी सिचुएशन नहीं है, और ये वैक्सीन भी इसीलिए दी जाती हैं ताकि ये बैक्टीरिया है निमोकोकल और एच इन्फ्लुएंजा, उनसे आप बच सकें। इसीलिए ये कोरोना वायरस वाला जो निमोनिया है, ये अलग किस्म का निमोनिया है। वो सारे वैक्सीन लेकर आप हमारा बचना इस वायरस से मुश्किल है। दूसरा ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, या आप कहें, लोगों में ये भी मान्यता है कि आमतौर पे कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको इजाफी बीमारियां हैं, या जो ओल्ड लोग हैं, यही वो लोग हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड हैं, और बाकी जो लोग हैं वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है या उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो देखिए इसमें भी जो चीज हमको समझना है वो यही है कि देखिए ये हर एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। हमने देखा कि एक दिन में जब यूएस ने लॉकडाउन खोला तो कई हजार बच्चे जो है इसमें इन्फेक्ट हुए। इसमें अडल्ट पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो सकती है। मैं अगर एक अडल्ट हूँ, मैं एक यंगस्टर हूँ और मुझे वायरस हो जाए तो ये मेरे लिए 100% है, मेरे लिए 100% मोर्टेलिटी होने के चांसेस हैं। तो ये तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए जो हमारी इम्यूनिटी को चीजें बूस्ट करती हैं, जैसे आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लें, आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, आप जिंक के मेडिकेशंस आप लें, आप अच्छी ग़िज़ा खाएं इस दौरान में, आप फ्रूट्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, आप एक्सरसाइज करें। जो बातें ऑलरेडी डॉक्टर्स हजरात की तरफ से आई हैं उनका हम ख्याल रखें। जितना हो सके डिजिटल डिवाइसेस से हम दूर रहें ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, और जब कभी भी हमको सिम्टम्स नजर आए तो हम हेल्थ केयर सिस्टम से रुजू करें। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे भागने की जरूरत नहीं है। भागने, डर और इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने बहुत सारे मसाइल क्रिएट किए हैं, लोगों को सही हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ जाने से रोका है। इससे हमको बचना चाहिए। जी शुक्रिया डॉक्टर शादाब साहब। तो नाजरीन, हम एक अच्छा डिस्कशन सुन चुके हैं। अभी जो समाज की समस्याएं हैं, जो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत समस्याएं, हमें हमारे परिवार की समस्याएं, हमारे शरीर की, हमारे मन की और हमारी दवाइयों की समस्याएं हैं, इन सब पर हमने एक अच्छा सेशन एक्सपर्ट्स के साथ में सुना और समझा है। मैं समझता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जहां दुनिया एक अजीब और तकलीफ से गुजर रही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 23.9% से जीडीपी हमारे अंदर जाने की आशंका है। उसके अलावा महंगाई अपने चरम पर है, व्यापार चरमरा रहा है। इन सारी समस्याओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण मैं और आप हैं। मुझे और आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा, अपनी मानसिकता का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी न सिर्फ कोविड की बीमारी बल्कि किसी और बीमारी के लिए भी अपने इलाज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हम अंत इसी बात पर करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो चीजें, ये नॉलेज जो हमने आज हासिल किया, इसमें से जो कुछ भी हमारे लिए फायदेमंद हो उसे हमारे लिए हमारे जहनों में बैठा दे, और हम सबको अपनी सेहत के साथ अपने दिल को, अपने दिमाग को मजबूत रखकर खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और इंसानियत के लिए कुछ कर सकने की ताकत और क्षमता हमारे अंदर पैदा करे। आमीन। जज़ाकल्लाह हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के इस ऑनलाइन वीकली प्रोग्राम में को अटेंड करने के लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह, धन्यवाद।